हेलो नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। हम सभी जो है हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और हिंदी व्याकरण में अध्याय 3 है ये। इसके पहले हम सभी जो है 2 अध्याय पढ़ चुके हैं। हिंदी लिपि से संबंधित है जो, और हिंदी वर्णमाला स्वर व्यंजन से संबंधित है, जिनमें अंतस्थ व्यंजन है ना, स्पर्श व्यंजन है, वर्गीय व्यंजन है। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने बड़ी सरलता पूर्वक गहनता के साथ देख लिया है। अब ये जो तीसरी क्लास है, इसकी भी एक क्लास हो चुकी है, एक क्लास इसकी हो चुकी है, जिनमें हमने जो है हम सभी ने ध्वनि और लिपि को देखा है। क्या देखा है? ध्वनि और लिपि को देखा है, और हिंदी के लिपि चिन्ह, ठीक है, को देखा है। और आज ये जो है इसकी दूसरी क्लास है, अध्याय 3 की ये दूसरी क्लास है। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिनमें सामान्य हिंदी के अंतर्गत प्रश्न बनते हैं परीक्षा में, उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है ये। इसमें हम सभी वर्णमाला को देखेंगे, वर्तनी देखेंगे, वर्तनी और विराम चिन्ह, है ना। और इसके अंतर्गत जो टॉपिक लगे हैं ये ध्वनि और लिपि, जिन्हें हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। हिंदी के लिपि चिन्ह को भी हम लोगों ने देख लिया है। हिंदी के एकाधिक रूप वाले चिन्ह को देखेंगे। हिंदी वर्तनी के महत्वपूर्ण नियम को देखेंगे, जिससे हमारी जो वर्तनी है वो शुद्ध हो, हम हिंदी को शुद्ध शुद्ध लिखें और शुद्ध शुद्ध बोलना सीखें, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं हम लोग बोलते हैं, लेकिन क्या करते हैं, गलत बोलते हैं, और ये समझते हैं कि हम सही बोल रहे हैं, लेकिन हम सही नहीं बोलते हैं, गलत बोलते हैं। और जब हम उसे लिखते हैं तो वो भी हम गलत ही लिखते हैं, ठीक है, जिससे परीक्षा में जो है कन्फ्यूजन बना रहता है और हमारा जो प्रश्न होता है वो गलत हो जाता है। तो उन्हीं प्रश्नों को सही करने के लिए, गलत ना होने पाए, उन्हीं प्रश्नों को जो है सही करने के लिए, अंक को सुनिश्चित करने के लिए हम सभी एक श्रृंखला चलाए हैं। ये है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बुक से। प्रतिदिन हम लोग एक एक टॉपिक समझते हैं और उसे तैयार करते हुए चलते हैं, ठीक है। अगला है, पांचवा है, वर्तनी की विशेष अशुद्धियां हैं। वर्तनी की विशेष अशुद्धियां हैं और उनके निदान है। विराम चिन्हों का प्रयोग, है ना, विराम चिन्हों का प्रयोग। ये इतने टॉपिक, ये 6 टॉपिक हम जो है इसमें इस प्रकरण इसके अंतर्गत देखने वाले हैं, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं कि हम सभी को क्या पढ़ना है। ये जो क्लास है ये बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4.0 को ध्यान में रख करके की गई है। टीजीटी पीजीटी वो चाहे जिस राज्य के हों, है ना, चाहे यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, किसी भी राज्य का टीजीटी पीजीटी ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। यूजीसी नेट के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, खास करके यूपीपी, है ना, यूपीपी के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। आगे हम सभी बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। तो हम लोगों ने जो देखा था, लिपि और ध्वनि और लिपि को देखा था, है ना। ध्वनि लिपि के साथ साथ हम लोगों ने क्या देखा था, लिपि, हिंदी के लिपि चिन्हों को देखा था, है ना। ये यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कभी कभी एक अंक बोनस में देने के लिए इजी प्रश्नों को भी रख दिया जाता है ना। तो और ये इसकी विशेषता में पूछ लिया जा सकता है, इसके अपने लिपि चिन्ह होते हैं या होते हैं, नहीं होते हैं, कौन सा सही है गलत है, ऑप्शन में 4 विकल्पों में से एक ऑप्शन ये भी रखा जा सकता है। तो इस तरह से बीच बीच में जहाँ पर प्रश्न बनने की उम्मीद है, जहाँ से हम लोगों को लगेगा कि यहाँ से प्रश्न बना है पहले, PYQ, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से बना है, वहाँ हम सभी ज़रूर फोकस करेंगे, और जिनकी आने की संभावना है उन्हें भी साथ साथ हम सभी देखते चलेंगे। अगला हम लोगों ने देखा था, हिंदी के लिपि चिन्हों को देखा था। तो जैसा कि 11 स्वर, है ना, 11 स्वर और 41 व्यंजन बताए गए हैं इसमें। और ये 12 खड़ी को हम लोगों ने देखा था, है ना, आ इ ई उ, है ना, री ए ऐ ओ औ, ये तो 11 स्वर हैं, और इन्हीं से जो है कक्का किक्की कुक्कू ये सब हम लोगों ने अगली क्लास में देख लिया था। और इनकी कुछ विशेषताएं हैं, है ना, इनकी कुछ विशेषताओं को हम लोगों ने देखा था, और टोटल मिला करके हम लोगों ने कितनी विशेषताओं को देखा था, देख लिया था, है ना, 7-8 विशेषताओं को हम लोगों ने देखा था। और हिंदी के एकाधिक रूप वाले अक्षरों को भी हम लोगों ने देखा था, जैसे शाह है ना, शाह के साथ रा है तो वो किस तरह से लिखा जाएगा। आगे हम लोगों ने देखा जो है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था, है ना।
आधे रा का उच्चारण किस तरह से होता है, रेफ, है ना, जैसे दर्द, इस तरह से गर्म, इस तरह से। तो आगे हम लोगों आज जो हम सभी की क्लास है हिंदी वर्तनी के महत्वपूर्ण नियमों को देखेंगे हम, ठीक है। लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। हम सभी लिखते हैं ना, लिखने की प्रक्रिया हम सभी करते हैं। तो जो प्रक्रिया हम सभी लिखने की करते हैं उसे क्या कहते हैं, वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। यह हिज्जे या स्पेलिंग भी कहलाती है। किसी भी भाषा की समस्त ध्वनियों को सही ढंग से उच्चारित करने के लिए ही वर्तनी की एक रूपता स्थिर की जाती है। किसके लिए, कि हम कोई भी भाषा पढ़ रहे हैं तो उसे क्या करें, उसे सही ढंग से उच्चारित करें। उसकी ध्वनियों को, जो भी भाषा हम पढ़ें उस भाषा की समस्त ध्वनियों को हम सही ढंग से उच्चारित करें, है ना। इसके लिए वर्तनी की एक रूपता स्थिर की जाती है। जिस भाषा की वर्तनी में अपनी भाषा के साथ अन्य भाषाओं की ध्वनियों को ग्रहण करने की जितनी अधिक शक्ति होगी, उस भाषा की वर्तनी उतनी ही समर्थ समझी जाएगी, ठीक है। अतः वर्तनी का सीधा संबंध भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से है। भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को वर्तनी समिति ने 1962 में जो उपयोगी और सर्वमान्य निर्णय किए हैं, उन सभी निर्णय को हम यहाँ एक एक करके देखेंगे कि क्या है, किस तरह से हम सभी को करना चाहिए। हिंदी के विभक्ति चिन्ह, है ना, सर्वनामों को छोड़ करके शेष सभी प्रसंगों में जैसे शब्दों से अलग लिखे जाएं। जैसे राम ने कहा, स्त्री को सर्वनाम में देखेंगे उसने, मुझ में, हमसे, तुमसे, किस पर, आपको, ठीक है, इस तरह से। और अपवाद के रूप में हम इन्हें देखेंगे कि जैसे यदि सर्वनाम के साथ दो विभक्तियां हों, क्या हों, दो विभक्तियां हों, जैसे उसके लिए, है ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, है ना, उसके लिए, तो ये एक विभक्ति हो गई। इनमें से ये दूसरी हो गई। दूसरा, सर्वनाम और उसकी विभक्ति के बीच ही तक आदि जो अव्यय या निपात है ना, ही और तक, ये अव्यय निपात कहलाते हैं, तो विभक्ति अलग लिखी जाए। और आप ही के लिए, मुझ तक को, इस तरह से, जैसे अगर उदाहरण के रूप में हम देखा चाहें, जैसे आप ही के लिए, मुझ तक को अलग लिखी जाए। दूसरा हम देखते हैं संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगभूत क्रियाएं अलग रखी जाएं। जैसे पढ़ा करता है, आ सकता है, इस तरह से अलग अलग लिखी जाए। तक, साथ आदि ये अव्यय शब्द हैं, अव्यय अलग लिखे जाएं। जैसे आपके साथ, ये एक में ना हो बल्कि अलग हो। यहाँ तक, ये अलग अलग लिखा गया ना, यही चीज़ जो है समझाने का प्रयास किया जा रहा है इसमें। पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए। प्रायः हम सभी क्या करते हैं, लिखते हैं, तो अगर बोला जाता है लिखते हैं तो मिलाकर ऐसे लिखते हैं। रो कर, है ना, रो कर, खा कर, मतलब अलग अलग लिखते हैं, अलग अलग लिखते हैं। लेकिन हम सभी को अलग नहीं लिखना है, क्या करना है, एक में मिलाकर लिखना है। रो कर, सो कर, खा कर, उठ कर, इस तरह से लिखना है। पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए, इस तरह से। आगे देखेंगे द्वंद्व समास में पदों के बीच हाइफन, हाइफन मतलब योजक चिन्ह, जैसे इस तरह से हम लोग बीच में डैश खींच लगाते हैं ना, जैसे राम लक्ष्मण शिव पार्वती, इस तरह से लिखा जाए। आगे छठा देखेंगे, 6 नंबर का देखेंगे, सा जैसे आदि सारूप्यवाचकों के पूर्व हाइफन का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे तुम सा, तुम, बीच में योजक चिन्ह, फिर सा, इस तरह से लिखेंगे, तब हमारा ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध माना जाएगा। राम जैसा, क्या है, राम जैसा। चाकू से, इस तरह से बीच में जो है हाइफन या योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तभी हमारी वर्तनी शुद्धि मानी जाएगी। और ये नियम है कब का है, 1962। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की वर्तनी समिति ने 1962 में जो उपयोगी नियम बताए थे, जो सर्वमान्य हैं, उन सब को हम सभी यहाँ देख रहे हैं। और शायद जो है आप सभी को अब समझ आ गया होगा, है ना। हम लोगों ने कितना देखा, 6 टॉपिक को देखा, किस तरह से कैसे क्या करना है। हम सभी अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, 7वां देखते हैं। देखिए, हम सभी के लिए ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब हम ये पढ़े रहेंगे,
है ना, ये एक हमारा बेस है। और इस तरह से अगर हम डीपली पढ़ेंगे तब हमारी जो है किसी भी प्रकार की जो है गलती नहीं होगी, हम सभी से कोई प्रश्न हम सभी का छूटेगा नहीं, गलत नहीं होगा। अब तत्पुरुष समास में हाइफन का प्रयोग केवल वहीं किया जाए जहां उसके बिना भ्रम होने की संभावना हो, जैसे भूतत्व, भूतत्व, है ना, एक में नहीं बल्कि अलग। अगला हम सभी देखेंगे, 8वां देखेंगे। अब अगली बात है कि जो ये ए है और अ है, इसका प्रयोग कहाँ किस तरह से करना चाहिए। इसमें प्रायः सभी विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं, है ना। तो केवल विद्यार्थी नहीं बल्कि बड़े बड़े विद्वान लोग, है ना, सभी भ्रमित रहते हैं कहाँ किसका प्रयोग किया जाए। तो आज से शायद जो है अब हम सभी जो है भ्रमित नहीं होंगे, है ना। अधिकतर जो है विद्यार्थियों को, प्रतियोगी को पता है ये सारी चीज़ें, लेकिन हम सभी क्या कर रहे हैं, समझो एक प्रकार से जो है दोबारा हम सभी का रिवीजन हो जा रहा है। और जो हमारे नए प्रतियोगी हैं उनके लिए समझिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। जहाँ तक उच्चारण का प्रश्न है, दोनों के उच्चारण में भेद का इस प्रकार है। जैसे जो ए बना है, देखिए ये तालु है, क्या है ये तालु से, इचु ऐसा नाम तालु, है ना, इचु ऐसा, ई या और सा, इचु ऐसा नाम तालु, तो ये तो तालव्य हो गया या, है ना। तो या आधा या और ए मिल करके क्या बना है, ए बना है ना। ये जो मात्रा है ये यही तो है ना, ए बना है। अब हम सभी देखेंगे श्रुति रूप तालव्य और या र लावा अर्धस्वर भी तो आता है, या र ला वा, ये अर्धस्वर भी तो कहलाते हैं, है ना, ये अर्धस्वर भी कहलाते हैं, तो ये अर्धस्वर हो गए। और अंतस्थ भी तो इन्हीं को कहते हैं, या र लावा को अंतस्थ ही तो कहते हैं। प्लस ए और ए अग्र, ये तो अग्र है ना, अग्र समृद्ध दीर्घ स्वर। आगे हम सभी देखेंगे ए और ए का प्रयोग किस तरह से करेंगे ये समझेंगे। अव्यय क्रिया और शब्दों के बहुवचन बनाने में होता है। ये प्रयोग क्रियाओं के भूतकालिक क्रियाओं में होते हैं। लोग इन्हें कई तरह से लिखते हैं, देखते हैं, जैसे आई इस तरह से, और आई ये दो लिख दिया गया। आए आए, गई गई, गए गए, हुआ हुए इत्यादि इस तरह से। एक ही क्रिया की दो अक्षरी आज भी चल रही है। इस संबंध में कुछ आवश्यक नियम बनाने चाहिए। कुछ नियम इस प्रकार स्थिर किए जा सकते हैं, जैसे जिस क्रिया के भूतकालिक पुल्लिंग एक वचन रूप में या अंत में हो, क्या हो, या हो, उसके बहुवचन का रूप ए होगा। बहुवचन का रूप क्या होगा, ए होगा। तदनुसार एक वचन स्त्रीलिंग में क्या होगा, ई होगा, और बहुवचन में ई का प्रयोग होना चाहिए। जैसे उदाहरण में, जैसे गया है, क्या बोला गया, या की बात की गई है ना, जैसे गया है तो अंत में या है ना, और आया है, स्त्रीलिंग में गई, आई, इस तरह से होगा। और अगर हम इस तरह से लिखते हैं गई, दीर्घ ई लिखते हैं गई, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आई ये गलत हो जाएगा। हम किस तरह से लिखेंगे, आई लिखेंगे, है ना, गई लिखेंगे, ठीक, इस तरह से। आगे देखेंगे, इसी रीति से अन्य क्रियाओं के रूप निर्धारण करना चाहिए। खा देखेंगे, जिस क्रिया के भूतकालिक पुल्लिंग एक वचन के अंत में आ जाता है, क्या आता है, आ जाता है। बड़ी बारीकी से समझेंगे हम सभी यहाँ, है ना। आ जाता है, उसके पुल्लिंग एक वचन में ए होगा, क्या होगा, ए होगा। स्त्रीलिंग एक वचन में ई होगा और बहुवचन में ई होगा। स्त्रीलिंग एक वचन जैसे हुई, बहुवचन हुई, पुल्लिंग में हुए, है ना, बहुवचन में हुई और पुल्लिंग में हुए, इस तरह से। हुई हुए आदि नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, बल्कि जो है हुई इसमें होगा, है ना। अब हम लोगों ने दोनों को समझ लिया कि कहाँ जो है या का प्रयोग होगा, है ना, और गई आई कहाँ प्रयोग किया जाएगा, और कहाँ जो है प्रयोग किया जाएगा, कहाँ प्रयोग किया जाएगा, ए हुए, है ना, और हुई किस तरह से कहाँ प्रयोग किया जाएगा। इन चीज़ों को हम लोगों ने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। दे, ले, पी, कर, इन चार धातुओं को ह्रस्व इकार कर फिर दीर्घ करने पर, ये प्रत्यय लगाने पर उनकी विधि क्रियाएं इस प्रकार बनती हैं। जैसे ये है दे, है
है ना, दे, ले, पी, कर, ये क्रियाएं भी हम लोगों ने देखा। और इसमें जो है दी प्रत्यय लगा, ये प्रत्यय लगा, है ना, जा, हाँ, दी प्लस जा बराबर ये, मतलब दीजिए, क्या हो जाएगा, दीजिए, इस तरह से बन जाएगा। और ले है ना, प्लस जा, इसमें ये प्रत्यय लगाएंगे तो लीजिए बन जाएगा। पी में जो है पीजिए। कर में जा, कर या की प्लस जा, ये हरस्व है, ये हरस्व है, ठीक है। ये दिया गया है परिभाषा में, दीर्घ करने पर, फिर दीर्घ करने पर, ई प्रत्यय लगाने पर इनकी क्रियाएं इस प्रकार से बनती है, जैसे दीजिए, लीजिए, पीजिए, कीजिए, इस तरह से। अव्यय को पृथक करने के लिए ए का प्रयोग होना चाहिए, इस जैसे इसीलिए, चाहिए। संप्रदान विभक्ति के लिए में भी ए का व्यवहार होना चाहिए, जैसे राम के लिए, आम लाओ, आम लाओ। अगला देखेंगे, विशेषण शब्द का अंत जैसे हो वैसा ही ये या ए का प्रयोग होना चाहिए, जैसे नया है तो बहुवचन में नए, स्त्रीलिंग में क्या होगा, नई, बहुवचन में नए होगा और स्त्रीलिंग में नई। आदि है तो बहुवचन में जाते हैं, जैसे जाता हुआ है तो बहुवचन में जाते हैं और स्त्रीलिंग में जाती हुई। आगे हम सभी देखेंगे, इन नियमों से यह निष्कर्ष निकलता है कि भूतकालिक क्रियाओं में ए का और अव्ययों में ए का प्रयोग होता है। विशेषण का रूप अंतिम वर्ण के अनुरूप ए या ए होना चाहिए। अच्छा यह होता है कि दोनों के लिए कोई एक मान्य नियम बनता। भारत सरकार की वर्तनी समिति ए के प्रयोग का समर्थन करती है। किसके प्रयोग का करती है, ए के प्रयोग का समर्थन करती है। आगे हम सभी देखेंगे, ये हम लोग जो है अभी इसमें कितने हैं, अभी इसमें जो है 15 हैं। इन्हीं केवल 15 नियमों को पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये है व्याकरण और जो है पढ़ना ज़रूरी है हम सभी को, क्योंकि ये पढ़ने के बाद ही वर्तनी शुद्धि अशुद्धि शुद्ध अशुद्ध शब्दों को हम सभी अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए इन्हें पढ़ना ज़रूरी है। संस्कृत मूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी में सामान्यतः संस्कृत वाला रूप ही रखा जाए, परंतु जिन शब्दों के प्रयोग में हिंदी में हलंत का चिन्ह लुप्त हो चुका है उनमें हलंत लगाने की कोशिश ना की जाए, जैसे महान, विद्वान, जगत। किंतु संधि या छंद समझाने की स्थिति हो तो इन्हें हलंत रूप में ही रखना होगा, जैसे जगतनाथ। ठीक है, हम लोग हिंदी में लिखते हैं तो कहाँ लिखते हैं, लेकिन जहाँ पर छंद की बात आ जाए, है ना, संधि समझाने की बात आ जाए तो वहाँ पर हम सभी हलंत लगाएंगे। इस चीज़ को सीखा 10 में देखेंगे हम लोग, जहाँ वर्गों के पंचमाक्षर के बाद उसी के वर्ग के शेष 4 वर्णों में से कोई वर्ण हो वहाँ अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाएगा, जैसे वंदना, नंदन, नंद, नंदन, अंत, गंगा, संपादक आदि। पंचमाक्षर के बाद उसी वर्ग के शेष 4 वर्गों में से कोई वर्ण हो तो कहाँ किसका प्रयोग किया जाएगा, अनुस्वार। अनुस्वार यानी कि जो बिंदी होती है ना, और जो इस तरह से बिंदी होती है उसे क्या कहते हैं, अनुनासिक बोलते हैं। और निरनुनासिक किसे बोलते हैं, जिनमें किसी प्रकार की कोई बिंदी नहीं होती है, जो है ना स्वतंत्र होता है। आगे देखेंगे 11 का देखेंगे, नहीं, मैं, है इत्यादि के ऊपर लगी मात्राओं को छोड़कर शेष आवश्यक स्थानों पर चंद्रबिंदु का प्रयोग करना चाहिए, जैसे नहीं तो हंस और हंस तथा अंगना और अंगना का अर्थभेद स्पष्ट नहीं होगा। बिल्कुल सही है। 12 का देखेंगे, अरबी फारसी के वे शब्द जो हिंदी के अंग बन चुके हैं और जिनकी विदेशी ध्वनियों का हिंदी ध्वनियों में रूपांतर हो चुका है, उन्हें हिंदी रूप में ही स्वीकार किया जाए, जैसे जरूर, जरूर, कागज आदि। किंतु जहाँ उनका शुद्ध विदेशी रूप में प्रयोग अभिष्ट हो वहाँ उनके लिए हिंदी में प्रचलित रूपों में यथास्थान नुक्ते लगाए जाएं। देखिए, जब हिंदी भाषा में हम लिख रहे हैं तो हम हिंदी भाषा में जरूर लिखेंगे, कागज लिखेंगे, लेकिन अगर हम विदेशी भाषा में लिखेंगे तो जैसे ज़रूर, है ना, राज, नाज, इस तरह से नुक्ते लगा करके हम इस तरह से जो है लिखेंगे। आगे देखते हैं 13 में देखते हैं क्या है, अंग्रेजी के जिन शब्दों को अर्ध ओ ध्वनि का प्रयोग होता है उसके शुद्ध रूप में हिंदी का प्रयोग अभिष्ट होने पर आ की मात्रा अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाए, जैसे डॉक्टर, अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाए, है ना। डॉक्टर हम लोग ऐसे लिखते हैं, है ना, कॉलेज,
हॉस्पिटल, ये क्या है, अर्धचंद्र है ना, इस तरह से बना देते हैं और बिंदी नहीं रखते हैं, इसे अर्धचंद्र बोलते हैं। 14 में देखते हैं क्या क्या दिया गया है। संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है वे यदि तत्सम रूप में प्रयुक्त हो तो विसर्ग का प्रयोग अवश्य किया, जैसे स्वांतः सुखाय, दुख, है ना। परंतु यदि उन शब्दों के तत्सम में विसर्ग का जो है लोप हो चुका हो तो उस रूप में विसर्ग के बिना ही काम जो है चल जाएगा, जैसे दुख सुख, है ना, जैसे दुख सुख, इस तरह से। 15 में देखते हैं, और ये इस क्लास का लास्ट है, ये थोड़ा सा व्याकरण है ना, समझने में बोरिंग भी लग रहा होगा, वैसे बहुत कुछ इसमें बहुत मतलब टफ नहीं है कुछ, इन चीज़ों को हम सभी प्रयोग करते हैं, बस कहीं कहीं थोड़ी सी हम सभी क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, उन्हीं चीज़ों को इसमें समझाया जा रहा है। और शायद जो है अब हम सभी का ये इस तरह से जो भी हम समझ रहे हैं, जो नियमों को हम देख रहे हैं, तो नियमों को देखने के बाद फिर हम सबकी जो वर्तनी है वो गलत नहीं होगी। आगे देखते हैं 15 है जो इसका आखिरी है, हिंदी में ए और औ, है ना, ए और ओ का प्रयोग दो प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए होता है। पहले प्रकार की ध्वनियाँ हैं और का प्रयोग हुआ, का हुआ, तथा दूसरे प्रकार की जैसे गवैया, कौवा आदि। इन दोनों प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए चिन्हों में ए और औ का प्रयोग किया जाता है, जैसे गवैया, कौवा आदि संशोधनों की व्यवस्था ठीक नहीं है। जैसे गवैया, है ना, जैसे कौवा, गवैया, इस तरह से हम सभी लिखते हैं, है ना, कौवा। आगे फिर से देखेंगे 15, हिंदी में ए और औ का प्रयोग दो प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए होता है। पहले प्रकार की जो ध्वनियाँ हैं और है, आदि में है, और तथा दूसरे प्रकार की जो गवैया, कौवा आदि में, इन दोनों ही प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए इन्हीं चिन्हों ए औ का प्रयोग किया जाए। देखिए अब यहाँ समझ में आया होगा, इन्हीं का प्रयोग किया जाए, ये जो है कहा गया है कि इन्हीं का प्रयोग किया जाए। गवैया, कौवा आदि संशोधनों की व्यवस्था ठीक नहीं है। जो इस तरह से लोग प्रयोग करते हैं ये हमारा क्या है, गलत है, ये हमारा क्या है, गलत है। हम सभी को सूचित किया जाता है कि हम सभी जो अगर शुद्ध लिखना है तो शुद्ध भाषा में हम सभी ए और औ का प्रयोग करें, गवैया और कौवा इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें, और ये जो है गलत बताया गया है। तो आज हम लोगों ने 15 देखा, 15 जो है नियमों को देखा। किससे संबंधित नियमों को देखा? ये जो है किससे संबंधित, हिंदी वर्तनी के महत्वपूर्ण नियमों में हम लोगों ने कितने नियमों को देखा, है ना, कुछ अपवाद देखा, फिर देखा कि कुछ द्वंद्व समास में योजक चिन्हों के माध्यम से देखा, है ना, पूर्वकालिक क्रिया में प्रत्यय लगा करके, मिलाकर, रोकर, सोकर, ये सब एक हमको लिखना चाहिए, ये हम लोगों ने सीखा। और आगे हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये तत्पुरुष समास में जिनमें कन्फ्यूजन हो उन सभी में योजक चिन्ह लगा करके लिखा जाना चाहिए, जैसे भूतत्व एक में नहीं बल्कि अलग लिखा जाना चाहिए। और इसी तरह से हम लोगों ने ए का देखा, आय का देखा, है ना, और इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा कि कहाँ हम लोगों को आई लिखना है और कहाँ हम लोगों को आए लिखना है ना, इस तरह से देखा हम लोगों ने। और अगला क्या देखा कि जैसे प्रत्यय लगा करके दे है, ले है, पी है, कर है, और इसमें ये प्रत्यय लगा करके दीजिए, लीजिए, पीजिए, कीजिए हो जाएगा, है ना, प्लस जा, इसके साथ प्लस जा भी रहेगा, है ना, इस तरह से हम लोगों ने सीखा। फिर क्या देखा हम लोगों ने कि अव्यय को पृथक करने के लिए ए का प्रयोग होना चाहिए, इस, है ना। और आगे देखा हम लोगों ने, फिर हम लोगों ने क्या देखा, इसमें संस्कृत में जैसे जहाँ पर लगाने, जब हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं तो महान विद्वान जगत में हलंत लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब संधि और छंद में प्रयोग को समझाने के लिए कर रहे हैं तो हलंत जो है जरूरी हो जाता है, इस तरह से। फिर देखा कि वंदना, नंद, नंद, ये जो है अनुस्वार पंचमाक्षर के बाद उसी के वर्ग शेष 4 वर्णों में से कोई वर्ण वहाँ अनुस्वार का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर पंचमाक्षर है कोई तो उसी वर्ग का जो है
अगर कोई वर्ण है तो उसे हम किसके रूप में प्रयोग करेंगे, अनुस्वार के रूप में, यानी कि वंदना, जैसे ऊपर बिंदी अनुस्वार कहलाती है। आगे हम सभी ने फिर 11 नंबर पर देखा जो है, फिर 12 को देखा हम लोगों ने, है ना, नुक्ते वाली बात हम लोगों ने देखी। अगर हिंदी में लिखना है तो ठीक है, अगर विदेशी में भाषा में अगर हमको लिखना है तो ये नुक्ता लगा देंगे, नास, है ना, रास। और हिंदी में लिखना है तो ज़रूर और कागज़, है ना, कागज़ लिखेंगे, नहीं तो कागज़। इस तरह से अंग्रेजी शब्दों को किस तरह से क्या कैसे करना है, इस ये हम लोगों ने देखा। जैसे डॉक्टर है ना, अर्धचंद्र जिसे कहते हैं, इस तरह से, जिसमें बिंदी नहीं रहेगी। अगर बिंदी रहेगी तो चंद्र बिंदु हो जाएगा, अर्धचंद्र हम इस तरह से कहेंगे। तो डॉक्टर, कॉलेज, हॉस्पिटल तो सभी परिचित हैं, सभी लिखते हैं इसी तरह से, सही लिखते हैं। आगे हम लोगों ने इसके दुख सुख को देखा, किस तरह से कैसे क्या करना है। फिर अ और औ की मात्राओं को देखा हम लोगों ने। तो इस प्रकार से हम लोगों ने वर्तनी शुद्धि के जो नियम है, ये 15 नियम को हम लोगों ने सीखा। और अगर जो है थोड़ा सा हमारी तो पूरी कोशिश रही कि आप सभी के समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया होगा तो आप एक बार जो है फ्री माइंड होकर के आप इस क्लास को एक बार और देख लीजिए, तो ये ज़्यादा जो है समझ में आ जाएगा। आज की क्लास यहीं तक करते हैं। अगर ये क्लास आपको उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ये कुछ समझिए, ये एक प्रकार से बेस तैयार किया जा रहा है शुद्ध और अशुद्ध शब्दों के लिए, है ना, वाक्य शुद्धि के लिए ये बताया जा रहा है। जब हम इन चीज़ों को सीखे रहेंगे, इन नियमों को हम समझ करके पढ़े रहेंगे, तो हमारे शुद्ध अशुद्ध शब्द आगे चल करके जो हम करेंगे, जिनके लिए हम ये सब तैयार कर रहे हैं, जब वहाँ हम सब लिखेंगे, देखेंगे, तो ये देख पाएंगे कि हम सभी बेहतर कर रहे हैं और हम सभी के गलत नहीं हो रहे हैं। जो हो भी रहे हैं वो बिल्कुल कम हो रहे हैं, वो सुधर जाएंगे बड़े आसानी से। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। कल हम लोग देखेंगे वर्तनी की विशेष अशुद्धियाँ और उनके निदान उपचार, है ना। वर्तनी की विशेष अशुद्धियाँ, कहाँ किसका प्रयोग करना चाहिए, ये हम अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास यहीं तक है। तब तक के फिर मिलेंगे, हम एक नई क्लास के साथ मिलेंगे और नए प्रश्न के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।